नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास प्रोग्राम। मैं सोनी सिंह आज आप लोगों के बीच में इंग्लिश टीचर लेकर आई हूँ। अभी के समय में इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी जितना ज़रूरी है ना उससे ज़्यादा इंग्लिश हो गया। आप कहीं भी जाइए, अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो आपका कुछ और इमेज आता है। और ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी छोड़ना है, हिंदी तो लेके ही चलना, वो हमारी मातृभाषा है, लेकिन इंग्लिश को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी के समय में अगर आपका एक अच्छा इमेज बनता है तो वो इंग्लिश से ही बनता है। अगर आप 2 लाइन अच्छे से इंग्लिश बात कर लेते हैं किसी से, या 2 लाइन इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो वो अगला पर्सन जो आपके सामने रहता है वो बोलता है कि हाँ बहुत अच्छे आदमी है, बहुत रिस्पेक्टेबल, इस टाइप से सोचता है। तो इंग्लिश सीखिए। इंग्लिश बहुत टफ भी नहीं है और बहुत हल्का भी नहीं है। तो इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे बीच इंग्लिश टीचर विपिन सर आए हुए हैं, जो कि बहुत दिनों से लोहिया नगर में अपना कोचिंग संस्थान खोले हुए हैं अपने घर पे ही, और बहुत अच्छे से बच्चे को पढ़ाते हैं। इवन मैं भी उनसे कुछ दिन पढ़ी थी। तो आइए उनसे जानते हैं उनकी कहानी, इंग्लिश कैसे सीखना चाहिए और इंग्लिश को आसान कैसे बनाना है हम लोग को। नमस्कार सर। नमस्कार। सर्वप्रथम आपने अपना कीमती समय केवी स्टूडियो टीम को दिया, प्लेटफॉर्म को दिया, इसके लिए केवी स्टूडियो टीम की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद। मैं भी अपनी तरफ से केवी स्टूडियो और ख़ास करके डॉक्टर रोशन सर का तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ साथ सोनी जो आज मेरे सामने रूबरू है, मैं बहुत खुश हुआ जब इन्होंने मुझे कॉल कर बताया कि सर मुझे आपकी इंटरव्यू चाहिए। मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, विभिन्न सोशल मीडिया पे मैं केवी स्टूडियो के बारे में देख रहा था। मेरी दिली इच्छा हो रही थी कि मैं भी उस प्लेटफॉर्म पर अगर जाता ना, तो मैंने कई लोगों से पूछा भी, उन्होंने बताया। लेकिन जब मुझे बिना किसी से पूछे जब मेरे फ़ोन पे, मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया, तो मैं कितना खुश था। और ख़ास करके यह सुनकर कि मेरी छात्रा जो है इसको मॉडरेट कर रही है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने एक शब्द में फ़ोन रिसीव किया और मैंने कहा कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ रोशन सर को, जो कि आम लोगों की बातों को आवाम तक पहुँचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया और सबको मौका देते हैं यहाँ पे आकर अपनी मन की बात को रखने का। तो मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, कैमरामैन का धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। और आप आगे निरंतर बढ़ते रहें। मेरा सहयोग, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। धन्यवाद सर। हाँ। सर, सबसे पहले हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं हम लोग को केवी स्टूडियो के माध्यम से, बहुत ऐसे दर्शक होंगे जिनको आपको अपना परिचय देने का जरूरत नहीं, लेकिन बहुत ऐसे नए दर्शक होंगे जो नया चेहरा होगा उनके लिए। तो सर्वप्रथम उनसे अपना परिचय साझा कीजिए सर। मैं सारांश में अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम विपिन बिहारी हुआ। ये मेरा लोकप्रिय नाम है। विपिन बिहारी लोग मुझे प्रेम से कहते हैं। लोगों ने मुझे मेरे नाम के साथ बिहारी जोड़ दिया। मेरा नाम विपिन कुमार सिंह है। मैं लखीसराय ज़िले का निवासी हूँ और गत 2 दशक से इस शहर में अंग्रेजी के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गवास हो चुके हैं, माताजी हैं, और बच्चों को उन्नत शिक्षा देने के लिए मैंने अपने ज़िला को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर बेगूसराय को चुना। इसके पीछे एक और रीज़न है। मैं इंटरव्यू है तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, मेरी शादी बेगूसराय ज़िला में हुई और आज जो कुछ भी मैं हूँ इसमें 50 नहीं 60% सहयोग मेरी अर्धांगिनी की है, जिसने इस नए शहर में अपने आप को एस्टेब्लिश करने में मेरी पूर्णतः सहयोग की। मुझे याद है वो दिन जब मैं इस शहर में पहला कदम रखा था। घंटों घंटों चलने के बाद भी कोई लोग ये नहीं पूछते थे कि आप कौन हो। मुझे लगता था नहीं कोई पूछता कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो। लेकिन मैं हार्टली इस बात से बिल्कुल विश्वास था कि वो दिन मैं लाकर रहूँगा जब लोग मुझे ढूंढेंगे और मेरे पास रुकने का समय नहीं होगा। और आज सुनी जी, मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। आज मैं लोहिया नगर में लगभग 2000 ईस्वी से मैंने पढ़ाया। 2000 में मैंने स्मार्ट क्लास जीडी कॉलेज के सामने स्थापित किया है, जो कोरोना से थोड़ा प्रभावित हुआ। मेरी पढ़ाई एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर से हुई। जी।
एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर से मैंने अपनी पढ़ाई की। अब सवाल ये और होता है कि आपने इंग्लिश क्यों चुना? जी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री हैं, जी जी है ना, लेकिन आपने इंग्लिश क्यों चुना? जी बिल्कुल। पहली बार जब मैं किसी कोचिंग में पढ़ने गया था ना, तो वहाँ जब शहरी बच्चों को देखा, आई बिलोंग्स टू रूरल एरिया, जब वहाँ शहरी बच्चों को मैंने देखा तो मैं अपने आप में बहुत शेमफुल महसूस करता था। मैं लगता था कि मैं इस कोचिंग के लायक नहीं हूँ। मैंने सर से, मेरे जो सर थे शांति भूषण सर थे, मैं उनसे 11 वर्ष 3 महीना अंग्रेजी पढ़ा, हर एक सब्जेक्ट को छोड़कर अंग्रेजी पढ़ा। और उन्होंने मुझे जो ज्ञान दिया, जो प्रेरणा दिया, आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके बदौलत हूँ। वो तो नहीं है, उनकी आत्मा मेरी आवाज़ को सुन रही होगी। मैं उनको हृदय से अभी भी अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने बच्चों को सेवा करने के लिए मुझे उस लायक बनाया। और आज इस शहर में मैं काम कर रहा हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। सबसे पहले काम करने वाले को संतुष्ट होना चाहिए। आप जिस काम को कर रहे हो उसमें अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो अगला संतुष्ट नहीं होगा। मैं संतुष्ट हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मेरे बच्चे संतुष्ट हैं और मैं उस पर जो है ना बिल्कुल मेहनत से काम कर रहा हूँ। मुजफ्फरपुर से पढ़ने के बाद 2-3 महीना मैं गांव में जाकर रहा, ये पीरियड 93 का था। उसके बाद गांव के लोग का जो बोलचाल होता है वो अपनी भाषा में बोलते थे, कमेंट भी करते थे कि देखिए साहब AA किए हुए हैं। मैं सबकी बातों को सुनता था। अब मैं एक संकल्प लिया था कि मैं समाज में वो काम करूंगा कि समाज मुझे याद करेगी, मुझे ढूंढेगी मेरी बात। इसलिए मैंने शिक्षण को चुना। और टीचर के बिना, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है या कुछ भी, कोई वैज्ञानिक ही हैं, लेकिन उनके बच्चों को वैज्ञानिक, टीचर, डॉक्टर बनाने के लिए हम जैसे टीचर की ही आवश्यकता है। जी। डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकते हैं, टीचर डॉक्टर बना सकते हैं। इसलिए मैंने क्रिएटर का काम चुना और इस मतलब जो है ना शिक्षण में अपने आप को लगाया। बहुत सारी परेशानियां हुई, लेकिन आज मेहनत के बदौलत, बच्चों के सहयोग के बदौलत, गार्जियन के सहयोग के बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा। मेरे 2 बच्चे हैं। बड़े बच्चे का नाम इंजीनियर गुलशन बिहारी है, जो जयपुर से बीटेक करके आज जो हैदराबाद में कंपनी में मैनेजर बन चुके हैं। मेरा छोटा बेटा मैकेनिकल इंजीनियर है, वो भी जयपुर से पढ़ा है। और इन दोनों के लाइफ को बनाने में मैं और मेरी अर्धांगिनी, इन दोनों ने दिन रात एक कर दिया। क्योंकि मैं प्राइवेट टीचर था, मेरी कोई आमदनी नहीं थी, मेरी कोई डिफिनिट अर्निंग नहीं थी, लेकिन एक बीटेक कराने के लिए कम से कम 10-12 लाख रुपए की जरूरत होती है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान था, पैसा नहीं था, ज्ञान था। और मैं बच्चों के साथ उसके पेरेंट्स बनकर काम करता हूं, न कि टीचर बन के काम करता हूं। बच्चों को मैं अपना बच्चा समझता हूं और इसी का परिणाम है कि मैंने सभी बच्चों को अपना बच्चा समझा और उनका आशीर्वाद मेरे बच्चों के साथ लगा और एक मामूली प्राइवेट टीचर का बच्चा आज 2-2 बीटेक कर लिया है। और मैं बहुत खुश हूं, ये शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैं भी जहां तक होता है निस्वार्थ भाव से शहर की सेवा में लगा हूं। तो सर ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये जर्नी मेरी पढ़ाने का जो सिलसिला मेरा चालू हुआ, बोलचाल में इसी तरह प्रारंभ हुआ पढ़ाई का सिलसिला। इस शहर में मैं जो रह गया, इसकी एक बहुत ही रोचक कहानी है। मैंने पहले बता चुका हूँ मैं कि मेरा यहाँ पर ससुराल है। शादी लोहिया नगर में भी मेरी हुई थी। मैं यहाँ घूमने के लिए आया हुआ था। 2-4-5 लोग जानते थे कि टीचर हैं, तो उन्होंने कहा कि सर तो आप थोड़े मेरे बच्चे को पढ़ा देंगे। तो मैंने कहा कि मैं भाई यहाँ पे घूमने आया हूँ, मैं पढ़ाने थोड़ी आया हूँ, मैं यहाँ रहना थोड़ी मुझे है। कहा कि जब तक है तब तक आप थोड़ा देखते हैं ना कि अगला टीचर क्या पढ़ा रहा है। और खुशी इस बात की है कि मेरी पहली विद्यार्थी भी सोनी कुमारी ही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। आज मैं जिसके सामने बैठा हूँ वो भी सोनी कुमारी है, और जिसको मैं इस शहर में पहली बार पढ़ाया वो भी सोनी कुमारी थी, जिसका आनंदपुर में घर था। और वो उनके साथ मेरे ससुराल वाले का फैमिली रिलेशन था और मैं
उनको पढ़ाने के लिए चला गया, और जब उस बच्चे को मैं 10 दिन पढ़ाया ना, वो बच्चे मुझे यहाँ से जाने नहीं दिए। इस शहर में हमारे जो आज ये शिक्षा की ओर जो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, पहला मतलब स्टार्टिंग वहीं से मेरा हुआ। उसके पश्चात मैंने एक छोटा सा विद्यालय भी खोला, लोहिया नगर में विद्यालय भी चलाया। उसके बाद जब बच्चे मेरे यहाँ से बाहर निकल गए तो मैं 11-12 का कोचिंग स्टार्ट किया और इंग्लिश के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, और अपनी मेहनत, लगन, सहयोग, गार्जियन का सहयोग, बच्चों का सहयोग करके मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी समाज को देने का प्रयास करूँगा। जी सर, आपने अपने जर्नी के बारे में बताया, इसके लिए धन्यवाद। सर, बहुत सारे सब्जेक्ट थे, आप में इंग्लिश में कैसे इंटरेस्ट हो गया आपका? ये तो हर बच्चा को बहुत टफ लगता है। इंग्लिश टफ लगता है, बिल्कुल। लेकिन मैं सोनी जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो सबसे ज़्यादा इलिटरेट पर्सन होते हैं ना जी, वो सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हैं। बिल्कुल। कहाँ जा रहे हैं भाई? हॉस्पिटल जा रहे हैं, अस्पताल आपने नहीं सुना होगा, क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गई, दुर्घटना नहीं हुआ, क्या हुआ? बस स्टैंड गए थे, बस पड़ाव नहीं बोलते हैं, है ना? जी। तो जब इलिटरेट पर्सन इतनी अंग्रेजी बोलते हैं तो हम तो लिटरेट थे। मैंने देखा डिमांड क्या है एट मॉडर्न टाइम, व्हाट इज डिमांड ऑफ द वर्ल्ड एट प्रेजेंट टाइम, द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर, दैट्स लैंग्वेज इज इंग्लिश, and without English a person cannot know little about the internet, computer and whole the world. and मैंने यह भी देखा कि शहर में बहुत सारे इंग्लिश के टीचर हैं। जैसे लोहिया नगर में जब मैं पढ़ाना शुरू किया था ना तो सिंगल टीचर थे जी। और मैं सोचा कि नहीं, थोड़ा मैं भी अगर मेहनत करूं, वो तो पढ़ा ही रहे, थोड़ा मैं भी मेहनत करूं तो हम दो मिल जाएंगे तो कुछ तो ज़्यादा विकास होगा। आज के डेट में लोग ये सोचते हैं ना कि ये कोचिंग खोल लिया ना तो वो उसको कैसे डाउनफॉल करें। हमारी टेंडेंसी, मैं टीचर हूं, मेरी टेंडेंसी ये नहीं होनी चाहिए। दुकान में एक लाइन से ढेर सारी दुकानें होती हैं, लेकिन उस दुकान के दुकानदार एक दूसरे से कभी कंप्लेन नहीं करता। लेकिन आज हमें इस बात पर थोड़ा सा कहने में थोड़ा सा ये जो है ना दुख हो रहा है ना कि पढ़े लिखे लोग इस बात को जो है ना इंटेंसली गलत ढंग से इंट्रोड्यूस करते हैं। मैंने इंग्लिश को चुना क्योंकि आज आधुनिक काल की भाषा जो बनी है, इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, और विदाउट इंग्लिश जो है हम संसार में कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं अपने बच्चों को, खासकर मैंने कहा ना कि इस शहर में आने का उद्देश्य मेरा था अपने बच्चों को ऊंचे स्थान पे पहुंचाना। तो जिस क्षेत्र में मुझे उसे को भेजना था उसके लिए अंग्रेजी जरूरी थी। तो मैं अपने बच्चों और समाज के विकास के लिए अंग्रेजी को चुना और हद तक मैंने सफलता पाई, और जो कमी है मेहनत के द्वारा, प्रयास के द्वारा इसे दूर करने का प्रयास करूंगा। अभी के समय में सर बच्चों को इंग्लिश बहुत हार्ड लगता है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत ही मैथमेटिकल ढंग से आपको इसका जवाब दे देता हूँ। बच्चों को अंग्रेजी हार्ड लगती है, सवाल आपका ये है जी। अगर मैं आपको जानता नहीं था तो कभी मैं आपसे रूबरू हुआ नहीं हुआ। बच्चों को अंग्रेजी हार्ड लगती है, इसका दोषी सिर्फ बच्चा ही नहीं है। आज हमारी जो बिहार की शिक्षा नीति है, यह भी बहुत बड़ा ये जो है ना सवाल है। 10th तक बच्चे अंग्रेजी पे ध्यान नहीं देते हैं, क्यों? तो उसका नंबर ऐड नहीं होता है। तो नंबर ऐड नहीं होता तो पढ़ना किस लिए? बच्चे अंग्रेजी छूते नहीं 10th तक, और जब वो 11th-12th में आते हैं तो 100 मार्क्स का कंपलसरी हो जाता है। अब 11th-12th वाले टीचर को 11th लेवल से पढ़ाने के बदले उसको बच्चों को सिखाना पड़ता है 5 लेवल से सिखाना पड़ता है, ठीक है ना? तो बच्चों के अंदर रुचि जगाने के लिए बच्चे कैसे पढ़ेंगे? मैंने आपको अभी बताया था कि मैंने स्मार्ट क्लास लगाया है। स्मार्ट क्लास मैंने इसलिए लगाया ताकि बच्चे जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो बच्चे भी जो है ना उस क्लास में वीडियो देखकर, YouTube चैनल के माध्यम से, कुछ बच्चे मोबाइल में ही रात दिन लगे हुए हैं, तो मैंने अपने क्लास का ऐसा सिस्टम, जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उनको इस तरह से टैग कर दिया है ना कि अगर वो फेसबुक खोलेंगे ना तो मैं विपिन सर वहाँ वीडियो पढ़ाता मिलूंगा। अगर यूट्यूब पर वो खोलेंगे ना तो विपिन सर का वीडियो उस पर चलने लगेगा। तो नहीं चाहते हुए भी वो 2 मिनट ध्यान देंगे। तो आज बच्चों को भारी इसलिए लगता है ना कि वो उस काम को करना नहीं चाहते। अगर इंसान किसी काम को करना चाहे ना
तो इम्पॉसिबल है ही नहीं। इम्पॉसिबल ऑलवेज से आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल नाम का कोई चीज नहीं है। इसलिए बच्चों को, गार्जियन का भी थोड़ा सा सहयोग चाहिए, बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए प्रॉपर रूप से, है ना, कि बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होनी चाहिए। हम लोग वहाँ पे चाहते हैं संस्थान पे कि पेरेंट्स हमसे मिलने आए, लेकिन 11-12 का क्लास चलाते कभी भेंट ही नहीं होती है गार्जियन से, लोग आते ही नहीं है। तो जिस क्षेत्र में कमी है उसको हमें सुधारना है। सुधारने के लिए उसके करीब हमको आना पड़ेगा। तो कुछ बच्चे इंग्लिश में ऐसे हैं, अगर मैथ में पढ़ने 100 बच्चे जाते हैं तो इंग्लिश पढ़ने 25 बच्चे आते हैं। वो 25 बच्चे जो होते हैं जिनको लगता है कि नहीं ये मेरी नीड है, बाकी बच्चे कब आते हैं? जब एग्जाम का समय नज़दीक आता है ना, कहते चलो ना सर से क्रैश कोर्स कर लेते हैं, इनकी सजेशन बहुत मिलती है, सजेशन ले लेते हैं, 1500 दे देंगे, निकल जाएंगे। इससे उनकी लाइफ नहीं बन रही है, एक कागज का टुकड़ा उनको मिल रहा है। तो बच्चों के अंदर ये जुझारूपन होना चाहिए। नहीं जानना शर्म की बात नहीं है। इफ़ यू रेडी टू लर्न, अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो हर एक बच्चे को सीखने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, और जिसके अंदर सीखने का डिजायर है वो निश्चित रूप से अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। इंग्लिश मुश्किल नहीं है, इंग्लिश बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसमें तो मात्र 26 लेटर्स हैं, और हिंदी में तो हम लिखते हैं तो कितने लेटर्स लिखना पड़ता है। हिंदी लिखने में तो सभी लोग गड़बड़ा जाते हैं। इंग्लिश बिल्कुल आसान है, लेकिन हम उसको करना ही नहीं चाहते। अभी के समय में सर अपने लैंग्वेज में इंग्लिश को लाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये तो कहने की बात नहीं है, इस सवाल से पहले मैंने कई बार बोल दिया जी। इंग्लिश इतना जरूरी नहीं है। जैसे आप कहीं भी जाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मातृभाषा है, लेकिन जब आप उसका रिसीविंग लेते हैं तो क्या चीज में मिलता है? इंग्लिश में मिलता है। किसी भी ऑफिस में जाइए, किसी भी दफ्तर में जाइए, किसी भी स्कूल में जाइए, आप बात हिंदी में करते हो, रिसीविंग मिलता है इंग्लिश में। आप इससे समझ सकते हैं कि इंग्लिश कितनी जरूरी है। आज के डेट में अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, इंग्लिश के प्रति आपकी पकड़ नहीं है, तो आप इस संसार का आनंद नहीं ले सकते हैं। क्योंकि आप संसार के जैसे अगर कोई बच्चा बेगूसराय में पढ़ रहा है, मैं पढ़ाता हूं तो इंग्लिश हिंदी को बच्चों को कम्युनिकेशन करके समझा देता हूं, लेकिन वही बच्चे जब जाते हैं बड़े बड़े महानगर में जाएंगे, मेगा सिटी में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, तो वहां तो बच्चे सभी मल्टी सिटी होते हैं, और सभी राज्य की भाषा अलग अलग है। सभी राज्य की भाषा जब अलग है तो फिर हम अगर अपनी भाषा में वहां पे जाके एक क्लास में 10 राज्य के बच्चे हैं तो क्या 10 भाषा में टीचर पढ़ाएगा? कभी नहीं पढ़ाएगा। उसकी भाषा तो इंग्लिश होगी, और इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर इंग्लिश मुझे आती है तो संसार के किसी भी कोने में जाकर मैं अपना परिचय दे सकता हूं। इस बात से समझ जाना चाहिए प्रत्येक बच्चों को, प्रत्येक अभिभावक को, कि अपने बच्चों को मॉडर्न टाइम में, आज आप अपने आप को मॉडर्न बनाना चाहते हो, हमारा खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा सब मॉडर्न हो गया ना। हम प्राचीन जमाने वाले धोती पहनते हैं, ना कुर्ता पहनते हैं, है ना गमछा रखते हैं। तो जब मेरा पहनावा ओढ़ावा बदल गया, जब मेरा खान पान बदल गया, तो मुझे लैंग्वेज को भी, इस जो मॉडर्न टाइम की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को पकड़नी चाहिए और उस पर मेहनत करनी चाहिए, और दूसरों को भी एडवाइस करनी चाहिए। जो स्टूडेंट अभी 10+2 का एग्जाम दे रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो अब संदेश तो ख़त्म हो गया, चूँकि आज उनकी एग्ज़ाम है और बच्चे एग्ज़ाम देकर निकल भी गए होंगे। ऐसे मैं यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को संदेश दे चुका हूँ। और आज देखिए, अभी जो एग्ज़ाम हो रही है ना, अभी तो फरवरी में, मार्च में सेशन शुरू होता है, और ये हम लोग अक्टूबर में ख़त्म करते हैं। तो फरवरी से लेकर सितंबर तक तो हम लोग इसी तरह बैठे रहे, चूँकि कोरोना की महामारी थी। सितंबर से कुछ पढ़ाना शुरू किया, फिर भी मैंने अपने बच्चों को डबल टाइम दे देकर, जो 12th में थे, डबल टाइम देकर पहले उनकी सिलेबस की सारी जानकारियाँ दी, फिर उनको ग्रामेटिकल पढ़ाया। उसके बाद फिर जो है परीक्षा संबंधी अनुमानित प्रश्न, जिसको गैस क्वेश्चन कहते हैं, मैंने उसको बनाया, प्रत्येक साल में बनाता हूँ, बच्चों को दिया। और कल मुझे खुशी हुई कि मेरे द्वारा जो प्रोवाइड किया गया था मटेरियल एग्जाम में बहुत अच्छा आया। और दूसरी, बिहार सरकार ने भी एक सुविधा बच्चों को दे दी थी कि 50 ऑब्जेक्टिव होता है तो 100 दे दिया, 100 में 50 को चूज करना है ना। जहाँ पे
5-5, 10-10 नंबर के सवाल हुआ करते थे 2 साल पहले। आज वो सवाल 2 नंबर, 3 नंबर, 2.5 नंबर के हो गए, है ना, सब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव करने से थोड़ा सा है क्या कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनको पढ़ाई से रुचि है, तो उनका मार्किंग सही हो जाता है। क्योंकि 50 में 40, 45, 48 तो ले ही आते हैं वो बच्चे। और सब्जेक्टिव में थोड़ा मेहनत कर देते, वो टीचर्स का सजेशन मिल जाता है, उसको रट लेते हैं, तो उसको भी लिख देते हैं, तो बच्चों का रिजल्ट 80+ 75 तो निश्चित हो जाता है जी। तो आज तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, तो अब मैं बच्चों को संदेश क्या दूँ। तो यही सब तरीका है उनको अपने प्रिपरेशन करने का। जी सर, एज ए टीचर आप अभी के समय में शिक्षा कितनी ज़रूरी है? बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सोशल मीडिया की वजह से, एंड्रॉयड फ़ोन की वजह से शिक्षा से भटक रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो भीड़ भाड़ के क्लास में नहीं हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मेरे सिस्टम है। मैं अपने क्लास में 25 स्टूडेंट को ही एंट्री देता हूँ एक बैच में। और मैं जिस दिन पढ़ाना शुरू किया था ना, उस दिन पहला डिसीजन लिया था कि नो होमवर्क नो क्लास। अगर बच्चे होमवर्क तैयार करके नहीं आते हैं तो उनकी क्लास उस दिन रोक दी जाएगी, या फिर आप क्लास छोड़ दो। मुझे 5 बच्चे ही पढ़ाने हैं, जो मुझे फॉलो करेंगे उनको पढ़ाना है। अभी के टाइम में क्या हो गया है ना कि बच्चों के ऊपर अगर टीचर डिसिप्लिन्ड होते हैं ना, तो बच्चे अपनी नेचर को नहीं बदलते हैं, वो टीचर को ही बदल लेते हैं। ठीक है ना। अब सवाल है कि एंड्रॉयड फोन, पेन में रिफिल नहीं होता है, लेकिन मोबाइल फोन 10,000 का होता है। पेरेंट्स उन्हें देते हैं, अगर पेरेंट्स नहीं देते हैं तो वो मोबाइल कहां से उनके जेब में आया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बच्चों के जेब में फोन जरूरी है, मैं भी मानता हूं जरूरी है फोन। आज के डेट में डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है, फोन जरूरी है, बट क्लासरूम में फोन क्या जरूरी है। मैंने बहुत बच्चों को समझाया, और खास करके मेरे क्लास में कुछ बच्चे हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं बिल्कुल दूध से धुला हूं, कुछ बच्चे हैं जो मोबाइल की में एक्टिविटी में लगे रहते हैं, लेकिन परसेंटेज बच्चे मोबाइल फ्री होते हैं, क्लास के अंदर मोबाइल साइलेंट होता है। और चूंकि उनका एक कारण है कि मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, मैं क्लास में लिटरेचर बुक को नहीं खोलता हूँ। बच्चे मेरे लिटरेचर बुक को खोलते नहीं हैं, उनको बोर्ड देखना होता है। तो जब वो स्टेट देखेंगे तो फिर मोबाइल चलाने की उनको मौका। इसी उद्देश्य से मैंने मतलब स्मार्ट क्लास लगाया है ना। तो मोबाइल फ़ोन ज़रूरी है, लेकिन गार्जियन को भी, पेरेंट्स को भी चाहिए कि हम अपने बच्चों पर ध्यान दें। आज मोबाइल बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक, ये कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। अगर उनके कलम में रिफिल नहीं है तो उनको चिंता थोड़ा सा भी नहीं है। क्लास में गर्व से बोलते, सर हैव यू ए पेन, मैं भी दे देता हूँ, चलो नहीं है इसके पास। लेकिन मोबाइल में नेट पैक होनी चाहिए, बात नहीं होती है कोई बात नहीं, नेट पैक होनी चाहिए। तो इसका जवाब मतलब दायित्व तो सिर्फ बच्चों पे नहीं है, गार्जियन को भी, पेरेंट्स को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स, जैसा आपने शुरू में बोला कि मैं चाहता हूँ कि कुछ पेरेंट्स आए, मेरे से मिले, बच्चे के बारे में डिस्कस करें, तो जो पेरेंट्स अभी हम लोग को केवी स्टूडियो के माध्यम से देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं, जो मुझे केवी स्टूडियो के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनको सबसे पहले तहे दिल से नमस्कार करता हूं, अभिवादन करता हूं। और मैं उन्हें यह कहूंगा कि आप अपने 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा समय अपने बच्चों के लिए लगाइए। लोग कहते हैं मेरे बच्चे डीएवी में पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे के ट्यूशन पढ़ाने फलाने टीचर्स आ रहे हैं, लेकिन वो टीचर पढ़ा क्या रहे हैं ये सिर्फ आप ही देख सकते हैं। और जिनके पास अपने बच्चों के लिए आधा घंटा समय नहीं है, तो मैं इस पर कुछ बोलने से असमर्थ हूं। बच्चा आपका है, आप उसको गाइड करें। बच्चे आपके स्कूल जाते हैं कि नहीं, टीचर से संपर्क करें, उनका फ़ोन नंबर रखें, उनकी कॉपी को देखें कि आज पढ़ने आप गए। अब गार्जियन कहते हैं कि 12th 11th में पढ़ते हो, तुम्हारी कॉपी क्या देखें। अरे 12th में पढ़ते फिर भी तो आपके ही बच्चे हैं। आपको प्रॉपरली थोड़ा सा, खास करके जो वैसे गार्जियन
जो 12th में जिनके बच्चे इस बार होंगे वो तो ज़रूर इस बात को ध्यान देंगे कि आप अपने बच्चों पर प्रॉपर रूप से देखिए कि वो 4 घंटे पढ़ने जाते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, किस टीचर के पास पढ़ते हैं, उस टीचर की एक्टिविटी क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है। कम से कम एक नहीं समय मिलता हो तो संडे को भी समय लेकर टीचर से जो है ना पार्टिकुलर रूप से मिलें, तो मैं समझता हूँ कि बच्चे के भविष्य पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जी। जो अभी टीचर हम लोग को देख रहे हैं केवी स्टूडियो के माध्यम से, बेगूसराय के टीचर या बेगूसराय का अलग अलग जिले गांव जो भी बोल सकते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब शिक्षक को मैं संदेश क्या दे सकता हूँ, शिक्षक का मतलब तो संदेश देने वाले ही होते हैं जी। लेकिन एज ए ब्रदर, सीनियर नहीं, एज ए ब्रदर, भाई के रूप में मैं उनको यही कहूँगा कि जितने सारे बच्चे भी आपके पास पढ़ते हों उनको अपने बच्चे के समान बिहेव करते हुए उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जो हमारी टैलेंट है, मैं जो जानता हूं उसको उस बच्चों के अंदर भरने का प्रयास करूं, और जो बातें मेरी समझ से बाहर हो उन्हें ज़रूर कहना चाहिए कि आप दूसरे जगह इसको ले लो। आज के डेट में हम क्या करते हैं ना, आज के डेट में 2 काम बिल्कुल आसान हो गया है। बोलना नहीं चाहिए, मैं स्टूडियो पे बैठा हूं, मुझे दुख होता है, 2 काम बहुत आसान हो गया है, एक डॉक्टर बनना और एक प्रोफेसर बनना। किसी डॉक्टर के पास रहकर 2 महीने प्रैक्टिस कर लिया, वो अपने आप को डॉक्टर कहने लगते हैं, और कोई काम नहीं मिला तो 2 बेंच खरीद लिए, बोर्ड लगा लिए, वो प्रोफेसर कहला जाते हैं। और प्रोफेसर लिखते कैसे हैं? PRO। प्रोफेसर की शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखते सही से। मैं उन भाइयों को कहता हूं जो वास्तविक में शिक्षण लंबे समय से करते आ रहे हैं इस शहर में, वो निश्चित रूप से बच्चों को डिसिप्लिन के अंदर रखकर, और रखते भी हैं, जो शिक्षा को लंबे समय से करते आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके अंदर टैलेंट है, बच्चे तभी उनके पास जाते हैं और वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और डिसिप्लिन के तहत पढ़ाते हैं। और यही हमारा धर्म है कि अनुशासित होकर, अनुशासन में रहकर बच्चों को हम सही मार्ग बताएं। जहां तक मेरी क्षमता है, अगर मेरी क्षमता नहीं है तो हम उसको दूसरी जगह रेफर कर देंगे। यही मैं कहूँगा अपने भाइयों से। धन्यवाद। अभी के जो युवा हैं जो अपना भविष्य बनाना छोड़ के एंड्रॉयड फ़ोन में लगे हुए रहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या कहना है जो कि समझने के लिए ही तैयार नहीं है? फिर भी सर 2 लाइन बोल दीजिए। तो मेरा ये कहना है, युवा वर्ग को मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको एंड्रॉयड फ़ोन में ही मन लगता है, एंड्रॉयड फ़ोन ही आपके जीवन का सब कुछ है, तो उसमें जो कुछ आप देखते हो और जो उसका सब्जेक्ट है, जैसे आज जो है ना हम जितनी सारी चीज़ मीडिया के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से देखते हैं ना, उसका अनुकरण करते हैं। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, एक टॉपिक है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दैट इज रिटन बाय महात्मा गांधी। In this extract, Gandhi ji compare about the Western and Eastern civilization. And Gandhi ji says, frankly, if you want to reach the top of the world, then you soon away from the modern civilization. Modern civilization is nothing, it is only worship of material. अपने आप को हम मॉड कहते हैं, हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, पूरा पेंसिल कपड़ा पहने हुए हैं, पूरा टाइट फिटिंग कपड़ा पहने हुए हैं, है ना, हम अपने आप को मॉडर्न कहते हैं। लेकिन मेरे देश का ये कल्चर नहीं है, हमारी भारत माता का ये कल्चर नहीं है। हमारी कल्चर है मोरलिटी को डेवलप करने में। प्रत्येक क्षेत्र में हमको मोरल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो आप एंड्रॉयड फ़ोन पे जो कुछ देखते हैं, तो उसमें जो चीज़ आप देख रहे हो ना, उसके सब्जेक्ट से सीखो। क्या आपका वीडियो उस फ़ोन पे नहीं आ सकता है? आपने ऐसा बनने का प्रयास किया कभी? आप दूसरे के वीडियो को देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। प्रयास करो ना कुछ कि हमारा वीडियो भी बने फ़ोन के माध्यम से। फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन बहुत ही आज के डेट में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मैं भी कहता हूँ, हम लोग का फ़ोन भी अगर एक आध दिन मिस कर जाता है ना, तो लगता है बहुत अनमोल चीज़ खो गया है ना। लेकिन सिर्फ उसी में लगे रहना, मैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर सिर्फ मोबाइल में लगे रहूं, ये नहीं है।
ड्यूटी को छोड़कर मोबाइल का भी एक रूटीन होना चाहिए। मैं सभी युवा वर्ग से ये कहना चाहता हूं कि मोबाइल का भी एक रूटीन होना चाहिए और उस रूटीन के तहत मोबाइल पे काम करें, ना कि कक्षा में बैठ के मोबाइल चलाएं, हैं, गाड़ी पे चलते हुए मोबाइल का प्रयोग करें। ऐसा ये अभिशाप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपनी लाइफ को बनाने के लिए आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आज मैं हूं, कल आप हो। आप नहीं हो तो फिर ये संसार कैसे चलेगी। सर, आप जो आज के भी स्टूडियो प्लेटफॉर्म में आए हुए हैं, जो डॉक्टर रोशन सर ने जो बनाया है, बेगूसराय के तमाम जो भी टैलेंटेड युवा हैं या जिनमें टैलेंट छिपा हुआ, क्योंकि बेगूसराय को सब एक हीन भावना से देखते हैं इसमें, जबकि यहाँ पे इतना टैलेंट छिपा हुआ है। यहाँ के युवा में एक खास चीज़ है कि वो कुछ भी चीज़ सीखने की चाह रखते हैं और तुरंत सीख लेते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे आके आपको कैसा लगा? ये तो मैं क्या कहूँ, मैं तो पहले भी कहा कि मैं यहाँ आकर इतना खुशी महसूस कर रहा हूँ। आपने एक शब्द बोला ना कि बेगूसराय को लोग पिछड़ा समझते हैं। बिल्कुल। मेरा डिस्ट्रिक्ट, मेरा मातृभूमि, मेरा नेटिव लैंड तो लखीसराय है, लेकिन मैं कैसे ये कौन कहता कि बेगूसराय पिछड़ा हुआ। इतिहास को उठाकर देखा जाए ना कि बेगूसराय ने क्या क्या दिया है। हमारे राष्ट्र कवि बेगूसराय के, क्या उनके नाम को भुलाया जा सकता है? स्थान पिछड़ा नहीं होता है, मेरी सोच पिछड़ी होती है। हमें सोच को ऊपर उठाना चाहिए। इंसान जो सोचता है ना वही होता है। तो हमें सोच को, मैं सब कुछ कर सकता हूं, एट फर्स्ट हमको स्टार्ट करना पड़ेगा ना। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम लोग रिजल्ट निकाल देते हैं। किसी भी काम को रिजल्ट के उद्देश्य से नहीं करनी चाहिए, काम को काम की उद्देश्य से करनी चाहिए और तल्लीनता के साथ उसको पूरा करना चाहिए। और अगर उसमें हमारा बिल्कुल जो है ना ये सेक्रीफाइस होकर अगर हम काम को पूरा करते हैं तो रिजल्ट निश्चित रूप से ब्राइट होगा। तो बेगूसराय की धरती वीरों की धरती है। बेगूसराय को जो पिछड़ा कहते हैं ये उनकी भूल है। बेगूसराय का इतिहास बिल्कुल गौरवान्वित है और आगे भी गौरवान्वित रहेगा। अगर पटना का नाम राजधानी के रूप में होता है तो बेगूसराय भी शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजधानी से कम नहीं है।